तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट है, बस कुछ लाइनों का। शीर्षक है रटनिया। अब पहली नजर में किसी बॉटनी क्लास के नोट्स जैसा लगता है। हाँ, कि रैटनिया पॉलीगैलेसी परिवार का एक पौधा है। बिल्कुल, लेकिन ये टेक्स्ट असल में होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का एक हिस्सा है। और ये मटीरिया मेडिका क्या है, ये समझना शायद जरूरी है। हाँ, बताइए। इसे आप इन दवाइयों की एक बहुत ही विस्तृत डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया समझ सकती हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए है, बल्कि ये लिखा होता है कि एक दवा इंसान के शरीर और मन पर किस किस तरह के लक्षण पैदा कर सकती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन एक तरह से एक जासूसी की तरह है। हम इस छोटे से टेक्स्ट में दिए गए सुरागों को एक एक करके उठाएंगे और देखेंगे कि रटनिया नाम के इस उपाय की पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये एक पहेली जैसा है, तो चलिए इन सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहला सुराग है दांत दर्द के बारे में, लेकिन ये कोई मामूली दांत दर्द नहीं है। नहीं? टेक्स्ट में लिखा है गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में भयानक दांत दर्द, दांत लंबा महसूस होता है। एक मिनट, दांत का लंबा महसूस होना? हाँ। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। इसका शारीरिक रूप से क्या मतलब हो सकता है? क्या दांत सच में सूज जाता है या ये सिर्फ एक एहसास है? यही तो इस सिस्टम का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। यहाँ मरीज का व्यक्तिपरक अनुभव, यानी उसे कैसा महसूस हो रहा है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है कि मसूड़ों में सूजन की वजह से दांत थोड़ा बाहर की ओर आ गया हो, जिससे उसे लंबाई का एहसास हो रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ओके। हो सकता है ये पूरी तरह से एक नर्व सेंसेशन हो। इस पद्धति के लिए क्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या। मतलब मरीज ने क्या अनुभव किया? बिल्कुल, मरीज ने जो सटीक शब्दों में बताया वही सबसे बड़ा सुराग है। दांत लंबा महसूस होता है एक बहुत ही अनोखा और विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि लक्षणों का सटीक होना जरूरी है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? अच्छा सवाल है। मतलब एक गर्भवती महिला को वैसे भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। ये कैसे तय किया जाता है कि ये खास तरह का दांत दर्द रटेनी का ही लक्षण है? ये जानकारी आती कहाँ से है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, यह जानकारी मुख्य रूप से ड्रग प्रूविंग्स नाम की एक प्रक्रिया से आती है। ड्रग प्रूविंग्स? हाँ, इसमें स्वस्थ स्वयंसेवकों को, मतलब वॉलंटियर्स को, दवा की थोड़ी मात्रा दी जाती है। ओके। और फिर वे हफ्तों या महीनों तक अपने शरीर और मन में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को नोट करते हैं। अच्छा। तो जब कई लोगों को एक ही दवा लेने के बाद दांत लंबा महसूस होने जैसा अनोखा लक्षण महसूस होता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक मरीज का अनुभव नहीं है? नहीं, ये एक पैटर्न है जिसे कई लोगों में दिखा गया है। और दर्द का इतना तेज होना कि लेटने भी न दे, ये उस लक्षण की तीव्रता को और पक्का करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये लक्षणों की एक तरह से क्राउड सोर्स्ड लाइब्रेरी है, आप कह सकते हैं। अच्छा, ये भी अजीब है कि टेक्स्ट सिर के दर्द से शुरू होकर सीधे शरीर के दूसरे सिरे यानी पाचन तंत्र पर पहुंच जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि इन दवाइयों को किसी एक अंग के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर उनके असर के लिए समझा जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ सोच ये है कि कोई भी उपाय स्थानीय रूप से काम नहीं करता, वो पूरे सिस्टम पर असर डालता है। इसीलिए एक ही दवा सिर से लेकर पैर तक के लक्षण पैदा कर सकती है और ठीक भी कर सकती है। तो चलिए पाचन तंत्र वाले हिस्से को देखते हैं। यहाँ भाषा और भी ज्यादा ग्राफिक हो जाती है। कब्ज के बारे में लिखा है मल त्यागने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। बवासीर का बाहर निकलना, जिसके बाद गुदा में लंबे समय तक दर्द और जलन बनी रहती है। ये भी काफी विस्तृत है। हाँ, लेकिन जो बात मेरा ध्यान खींच रही है वो है ब्रैकेट में लिखा सल्फर। इसका क्या मतलब है? ये एक क्रॉस रेफरेंस है। सल्फर का मतलब है सल्फर, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अच्छा। टेक्स्ट यह संकेत दे रहा है कि इस तरह के लक्षण सल्फर में भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। ओके। यह इस क्षेत्र में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे तुलनात्मक मटीरिया मेडिका कहते हैं। तुलनात्मक मटीरिया मेडिका? हाँ, सल्फर को अक्सर गर्मी, जलन और शरीर के निकास द्वारों पर, मतलब ऑरिफिसेस पर लालिमा से जोड़ा जाता है। तो यहाँ ये तुलना हमें बता रही है कि रेटिनी में भी सल्फर की तरह जलन एक मुख्य भाव है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पूरी पर्सनैलिटी का इशारा है। एक तरह से। यहाँ से टेक्स्ट और भी नाटकीय हो जाता है। दर्द का वर्णन करने के लिए एक बहुत ही यादगार छवि का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो तो है।
मल त्याग के बाद ऐसा दर्द मानो कांच के टुकड़े गुदा और मलाशय में चुभ रहे हों। सच कहूं तो ये सुनकर मैं सिहर गया। ये बहुत ही ग्राफिक है। क्या मरीज सच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। दोनों ही बातें सच हो सकती हैं। कई बार मरीज अपने दर्द की तीव्रता को बताने के लिए ऐसी ही शक्तिशाली छवियों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और अनुभवी चिकित्सक इन अजीब, दुर्लभ और अनोखे लक्षणों को पकड़ने में माहिर होते हैं। कांच के टुकड़े चुभना सिर्फ ये नहीं बता रहा कि दर्द तेज है, ये दर्द की प्रकृति बता रहा है। ये एक चुभने वाला, कटने वाला, नुकीला दर्द है। ये एक सामान्य दर्द से अलग है। बिल्कुल अलग है। ये एक कीनोट लक्षण है, एक ऐसा लक्षण जो बाकी सब पर हावी हो जाए और सीधे एक उपाय की ओर इशारा करे। और यहाँ भी एक तुलना की गई है, थूजा। तो थूजा की क्या कहानी है? थूजा एक और गहरा असर करने वाला उपाय है। ओके। जिसे अक्सर त्वचा पर मस्से जैसी ग्रोथ या शरीर में कहीं कुछ अटका हुआ या स्थिर हो जाने जैसी भावनाओं से जोड़ा जाता है। यहाँ कांच के टुकड़े चुभने जैसे दर्द के लिए थूजा से तुलना ये बताती है कि दोनों उपायों में ये विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। अब एक चिकित्सक को तय करना होगा कि बाकी लक्षणों के आधार पर इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये तो एक पहेली को सुलझाने जैसा है। बिल्कुल। इसमें और भी बारीकियां हैं। स्रोत में मल त्याग के बाद असहनीय दर्द और नरम मल के बाद जलन का भी उल्लेख है। हाँ? और उसके साथ है NITAX यानी नाइट्रिक एसिड, नरम मल के बाद जलन। ये तो थोड़ा अजीब है। अजीब है ना? हाँ, आमतौर पर कोई सोचेगा कि दर्द और जलन कठोर मल के बाद होगी। और यही छोटी छोटी बातें एक अच्छे विश्लेषण को सामान्य से अलग करती हैं। अच्छा। नरम मल के बाद भी जलन होना ये बताता है कि समस्या सिर्फ मैकेनिकल फ्रिक्शन की नहीं है। यह मलाशय की श्लेष्मांचली मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में अत्यधिक संवेदनशीलता या सूजन की ओर इशारा करता है। ओके, मतलब ऊतक इतने संवेदनशील हो गए हैं? हाँ, कि नरम मल का स्पर्श भी जलन पैदा कर रहा है। नाइट्रिक एसिड से तुलना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइट्रिक एसिड को भी त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के मिलन बिंदुओं पर दरारों और चुभने वाले दर्द के लिए जाना जाता है। मतलब हम सिर्फ कब्ज को नहीं देख रहे, हम दर्द के प्रकार, उसकी वजह और उसके समय को भी समझ रहे हैं। अद्भुत। बिल्कुल। अब इस विषय से आगे बढ़ते हुए स्रोत में एक और उपयोग का उल्लेख है जो पूरी तरह से अलग लगता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में निप्पल की दरारें, फिशर्स ऑफ निपल्स। पहले दांत, फिर मलाशय और अब निप्पल। हाँ, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक पैटर्न उभर रहा है। क्या पैटर्न? तीनों ही जगहों पर श्लेष्मा झिल्ली या त्वचा में दरारें और अत्यधिक संवेदनशीलता की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, गुदा में दरारें और अब निप्पल में दरारें। सही पकड़ा। ये हमें बताता है कि रेटिनरी का प्रभाव क्षेत्र त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर बहुत गहरा है, खासकर उन जगहों पर जहां दरारें पड़ सकती हैं। और यहाँ भी तुलनाएं हैं, ग्राफ और सेपिया। मुझे लगता है अब मैं ये खेल समझ रहा हूँ। ग्रेफाइट्स और सीपिया की भी अपनी कहानियां होंगी। बिल्कुल। ग्रेफाइट्स मतलब ग्रेफाइट्स को अक्सर मोटी फटी हुई त्वचा के लिए जाना जाता है जिससे शहद जैसा चिपचिपा स्राव होता है। अच्छा। तो अगर निप्पल की दरारों के साथ ऐसा कोई लक्षण हो तो चिकित्सक ग्रेफाइट्स के बारे में सोचेगा। और सीपिया? वहीं सीपिया अक्सर उन महिलाओं को दिया जाता है जो थकी हुई, चिड़चिड़ी महसूस करती हैं और जिनमें हार्मोनल बदलाव प्रमुख होते हैं। तो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा। क्या दरारें अकेली हैं या वे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं? यह तुलनात्मक दृष्टिकोण चिकित्सक को सही दिशा में ले जाता है। ये तो वाकई पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। टेक्स्ट के अंत में एक सेक्शन है संबंध, रिलेशंस। हाँ, रिलेशंस। इसमें लिखा है तुलना करें। कैंथस, कार्बैक, आयरिस, सल्फर, थूजा। हमने सल्फर और थूजा का जिक्र तो पहले ही किया है, लेकिन यहाँ कुछ और नाम भी हैं। तो ये सेक्शन क्या है? एक तरह की फाइनल परीक्षा की तैयारी? आप ऐसा कह सकते हैं। ये रिलेशन सेक्शन एक तरह से ये भी देखे जैसा है, जैसे विकिपीडिया पर होता है। हाँ, या नेटफ्लिक्स पर मोर लाइक दिस का सुझाव। ये कह रहा है कि अगर आपको रेटिनी दिलचस्प लगा तो आपको इन दूसरे उपायों को भी देखना चाहिए। अच्छा, ओके। हो सकता है कैंथरस में रेटिनी जैसी ही तीव्र जलन हो, या आयरिस में भी पाचन संबंधी वैसी ही समस्याएं हों। यह आपको एक अकेले उपाय के बारे में सोचने से रोकता है और आपको उपायों के एक पूरे नेटवर्क के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये एक आइसोलेटेड फैक्ट को
एक कनेक्टेड नॉलेज सिस्टम में बदल देता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी का सार निकालें तो हमने रेटिनाई की एक पूरी प्रोफाइल तैयार कर ली है। हमने सीखा कि यह गर्भावस्था में एक बहुत ही खास तरह के दांत दर्द के लिए है, जहां दांत लंबा महसूस होता है, और कब्ज और गुदा से जुड़ी गंभीर समस्याओं के लिए जहां दर्द इतना विशिष्ट है कि उसकी तुलना कांच के टुकड़े चुभने से की गई है। और ये दर्द घंटों तक बना रहता है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि इसका असर त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर होता है, जैसा कि नर्सिंग माताओं में निप्पल की दरारों के लक्षण से पता चलता है। सही। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख सिर्फ रेटिनी के बारे में नहीं है, बल्कि इस पूरी सोच के तरीके के बारे में है। बिल्कुल। हमने ये देखा कि कैसे तुलनात्मक विश्लेषण इस पद्धति की आत्मा है। हर प्रमुख लक्षण के साथ सल्फर, थूजा, नाइट्रिक एसिड जैसे अन्य उपायों का जिक्र हमें दिखाता है कि ये सिर्फ लक्षणों को याद करना नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों और सूक्ष्म अंतरों को समझना है। बिल्कुल। सटीक चयन के लिए ये अंतर और समानता की पहचान करने की प्रक्रिया ही सब कुछ है। ये वाकई में इस छोटे से स्रोत से बहुत कुछ निकालना है। तो आज की इस चर्चा से आगे सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। स्रोत में उल्लेख किया गया है कि कांच के टुकड़े चुभने जैसे दर्द के लिए रेटिनी और थूजा दोनों की तुलना की जा सकती है ना? हाँ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो ये कि अगर एक मरीज आपके पास आकर ठीक यही शब्द कहता है, तो आप कैसे तय करेंगी कि उसे रेटिनी देना है या थूजा? बिल्कुल। उन दोनों के बीच ऐसी कौन सी सूक्ष्म भिन्नताएं होंगी जो एक विशेषज्ञ को सही निर्णय लेने में मदद करेंगे? शायद थूजा में दर्द ज्यादा स्थानीय और स्थिर महसूस होता हो, जबकि रेटिनी में उसके साथ घंटों तक चलने वाली जलन मुख्य हो। या शायद मरीज का स्वभाव भी मायने रखता होगा। बिल्कुल। क्या वो व्यक्ति मिलनसार और खुला है या शर्मीला और अपने में रहने वाला? यह विस्तार का स्तर है जिस पर इस क्षेत्र में काम किया जाता है। और यहीं पर असली विशेषज्ञता की शुरुआत होती है। यहीं पर किताब के ज्ञान से आगे बढ़कर असली कला की शुरुआत होती है।